Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. आज की पहली टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स की गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उसमें क्या ऑपरेशनल चेंजेस लाने चाहिए, इसे रिव्यू करने के लिए रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग को चेयर किया जहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स थे और आरआरबीज के हेड्स भी थे। रीजनल रूरल बैंक्स या आरआरबीज जो हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं एट रीजनल लेवल। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स उन बैंक्स को कहा जाता है जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। बेसिकली आरबीआई के डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। जो बैंक्स आरबीआई के सेक्शन 42 की क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दूसरा है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरआरबी जो है ये एक तरीके की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। आरआरबी को सबसे पहले तो 1975 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद आरआरबी एक्ट 1976 पास किया गया था। आरआरबीज को एस्टैब्लिश करने का मेन मोटिव था सफिशिएंट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। सबसे पहले 1975 में ही जब ऑर्डिनेंस पास हुई थी उसके बाद 5 आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी कॉल्ड नरसिम्हा कमिटी ऑन रूरल क्रेडिट। ये 1975 की बात है तो जाहिर है उस टाइम पे गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी। आरआरबीज को सेटअप करने की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थी उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट गैप को ओवरकम करना, मतलब लोन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये अवेलेबल नहीं थी से पहले रूरल एरियाज में कमेंसुरेटली। तो इसे ओवरकम करने के लिए स्पेसिफिकली आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा जो फ्लो ऑफ कैश है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इसे रिस्ट्रिक्ट करना। अगर रूरल एरियाज में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं तो कैश जो है जो रूरल इकोनॉमी है वो चल पड़ेगी और वहीं पे एक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। आरआरबीज का इन रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश करने का एक और ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। आरआरबीज को एस्टैब्लिश करने से रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। इसके अलावा डिफरेंट जो स्कीम्स हैं फॉर एग्जांपल मनरेगा, इसके लिए जो वेज डिस्बर्सल होता है इसे इफ़ेक्ट भी दिया जा सकता है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ में कई सारी फंक्शंस आती हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटीज़, ये सब अगर रूरल एरियाज़ में नहीं रहेंगी तो लोगों को ऑब्वियसली पहले दिक्कतें होती थी। इसके अलावा रूरल एरियाज में कई सारी सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन्हें बहुत दिक्कत होती थी। इन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहले मौजूद इनके लिए नहीं थी। वो आपकी लोन हो या फिर मनी को डिपॉजिट करना हो, मनी को सेंड करना हो, तो ये सारी इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया। ओनरशिप की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% स्टेक्स होते हैं आरआरबीज की, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और स्पॉन्सरिंग जो बैंक होता है उसके पास 35%। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग जो है वो डिवाइडेड है। इंडिया की सबसे पहली जो आरआरबी थी वो थी प्रथमा बैंक जिसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था। तो आरआरबीज किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आरआरबीज को इस्टेब्लिश तो किया गया था रूरल एरियाज में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज
प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आरआरबी सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में ही कन्फाइंड है। आरआरबी की अर्बन ब्रांचेस भी हैं। आते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन पे। तो कौन सी एरियाज में आरआरबीज फंक्शन करती हैं, ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट और नोटिफाई भी करती है। तो किसी एक स्टेट के एक या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आरआरबीज हो सकती हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आरआरबी, हर एक आरआरबी की 9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। जो 9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दिस इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। चेयरमैन जो है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 9 मेंबर्स की बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, डिस्कस किया। इसके अलावा 3 ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अदर देन दैट, जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर आरआरबी मौजूद है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बैंक के लिए 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, मैक्सिमम 2 डायरेक्टर्स। और जो स्पॉन्सर बैंक होती है, वो स्पॉन्सर बैंक मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। तो चेयरमैन 3 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 4 हो गए, 2 नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 6 हो गए, और बाकी 3 नॉमिनेटेड बाय स्पॉन्सर बैंक, तो टोटल हो गए 9। यहाँ पे हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्पॉन्सर बैंक। तो क्या होती है स्पॉन्सर बैंक? स्पॉन्सर बैंक ऐसी बैंक्स होती है जो मेंबर होती है वीसा या मास्टर कार्ड एसोसिएशंस की, या फिर मेंबर होती है किसी भी और अप्रूव्ड बैंक कार्ड सिस्टम की। ये स्पॉन्सर बैंक जो है ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है और इसी से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। वीसा या मास्टर कार्ड एसोसिएशन या कार्ड नेटवर्क किसे कहते हैं? कार्ड नेटवर्क बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है कार्ड बेस्ड पेमेंट्स को, कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस को, जो आजकल हम करते हैं। इसकी कई सारी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा रहता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर। तो ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये कार्ड एसोसिएशन या फिर कार्ड नेटवर्क जो है यही रेगुलेट करती है कि कौन, कहाँ और किस तरीके से कार्ड को यूज़ कर पाएगा। तो स्पॉन्सर बैंक्स जो होते हैं वो इन्हीं कार्ड एसोसिएशंस के मेंबर होते हैं, और एज ए रिजल्ट ये स्पॉन्सर बैंक, जब हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस, इन्हें प्रोसेस करते हैं और इसी के रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो आरआरबीज के केस में भी स्पॉन्सर बैंक्स के पास स्टेक्स होते हैं, 35% की शेयर होल्डिंग होती है इसी तरीके से, और यही कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं आरआरबी के बिहाफ से। एरिया ऑफ ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ लिमिटेड टू द एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज आरआरबी एक्ट 1987। इस एक्ट के थ्रू ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज किया गया फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। क्या होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, हमने कई बार डिस्कस किया है। चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए जाने लगे बाय द कंसर्न स्पॉन्सर बैंक, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की। और इसके लिए स्पॉन्सर बैंक अपॉइंट तो करते हैं लेकिन कंसल्ट करते हैं नाबार्ड के साथ कि किसे चेयरमैन बनाना चाहिए। स्पॉन्सर बैंक्स के ये मैंडेट है कि वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे, जो बैंकिंग पर्सनल होंगे उनके लिए मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर आरआरबी। 2 या 2 से ज़्यादा आरआरबीज को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए नाबार्ड के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर आरआरबी है उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, और स्पॉन्सर बैंक के साथ भी कंसल्ट करना अनिवार्य है। स्पॉन्सर बैंक्स के पास और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि आरआरबीज की क्या प्रोग्रेस हो रही है, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, इंटरनल ऑडिट्स को कंडक्ट करना, और मेजर्स को भी सजेस्ट करना कि किस तरीके से आरआरबीज और भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्पॉन्सर बैंक्स के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 2007 के बाद से आरबीआई ने आरआरबी को अलाउ किया है कि आरआरबीज जो हैं वो
फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अलावा एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है। एनआरआईज ऐसे इंडियंस होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं या फिर उनकी इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो रह नहीं रहे हैं अभी इंडिया में, इन्हें एनआरआईज कहा जाता है। आते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन्स होते हैं, इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं, जिनके पास कभी इंडियन पासपोर्ट था, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, ये होते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक्सेप्शन है फॉर एग्जांपल नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। ये जो है ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कभी भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे अगर इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे तो भी। सो एनी हाउ एनआरआई और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनसे भी आरआरबीज, फॉरेन करेंसी मतलब डिपॉजिट्स जो हैं इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्रीफली देख लेते हैं कि आरआरबीज की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है रूरल पॉपुलेशन को, रूरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को आरआरबी अपलिफ्ट करती है बाय केटरिंग देयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। दूसरा है रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिसंस हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इन्हें लोन प्रोवाइड करता है। और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, स्पेशल जो पीपल हैं जो दूर नहीं जा सकते सिटीज़ में, उन्हें भी बैंकिंग फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें बहुत हेल्प होता है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, इसमें जो गैप है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की जो गैप है, इसे एड्रेस करता है आरआरबी। इंक्लूजन करता है मार्जिनल पॉपुलेशन की, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, बीपीएल फार्मर्स, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है, विमेन, आर्टिसन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स रूरल एरियाज़ में, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर्स का जो प्रॉब्लम है ये प्रेवलेंट था, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी है। तो क्या होता है कि मनी लेंडर्स जो हैं ये ट्रेडिशनल सोर्सेस होते हैं, लोन के लिए डिपेंडेंट होते हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो लोन को जो पाना वो इतना ईजियर नहीं होता, कोलैटरल का इशू रहता है, कई सारी इश्यूज़ रहती हैं। तो इसीलिए बहुत ईजिली वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मनी लेंडर्स से लोन मिल जाता है, लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इससे ये भी देखा गया है कि जनरेशन के बाद जनरेशन जो है वो सफ़र करती है, वहाँ पे वो एक्सप्लॉइटेड होती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आरआरबी इसको इस्टेब्लिश किया भी गया था, और इसे कई हद तक इसे रिड्यूस भी किया है। तो डिपेंडेंसी ऑन दी ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स इट हैज़ रिड्यूस्ड। तो प्री के पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पोर्टेंट था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स को ठीक ठाक किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये एक ऐसी स्कीम है जो फार्मर्स को पूरे इंडिया में शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है। 1998 में सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया गया बाय इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। किसानों को क्रॉप कल्टीवेशन के दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान अपने प्रोड्यूस को मेंटेन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट कमिंग की वजह से वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है इसकी वजह से। इसी को मिटिगेट करने के लिए, ताकि उनके पास प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ रहें, वो लोन ले सके, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया। इन क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया जाता है ताकि फार्मर्स इजीली एग्रीकल्चरल इनपुट्स को परचेज कर सके। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। 2004 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को एक्सपैंड किया गया ताकि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल फार्मर्स तक सीमित ना रहे। एज ए रिजल्ट किसान क्रेडिट कार्ड्स अलाइड और जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फिशरीज, डेयरी ये सब आते हैं, इन्हें भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाने लगा। आते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये जो स्कीम है इसे रेकमेंड किया था आरवी गुप्ता कमेटी ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मॉडल है
स्कीम की मॉडल इसे प्रिपेयर किया गया था बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्विकली देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना किसान को क्रॉप कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मतलब क्रॉप प्रोड्यूस तो हो गया, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है, गोडाउन में उसे स्टोर करना, वहां तक ले जाना, ये सारी जो एक्सपेंसेस है उसे मीट करने के लिए किसान लोन ले सकता है। अपनी प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए लोन ले सकता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फार्मर की हाउस होल्ड की, मतलब खुद कंजम्पशन, खुद की जो रिक्वायरमेंट्स होती है सर्वाइवल के लिए, उन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा फार्म असेट्स की मेंटेनेंस के लिए जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। एज डिस्कस्ड बिफोर, अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि फिशरीज, डेयरी सेक्टर एक्सेट्रा, यहाँ पे भी अपनी असेट्स को मेंटेनेंस करने के लिए लोग जो हैं वो लोन को ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, सारे फार्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है। इंडिविजुअल हो, जॉइंट बोरोअर हो, जो कल्टीवेटर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हो, शेयर क्रॉपर्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी ले सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में हमें पता है कि फार्मर्स की जो एक ग्रुप होती है जॉइंट, जहाँ पे एक फार्मर अगर लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ग्रुप के हिसाब से वो मेंटेन होती है। और उस ग्रुप में अगर कोई लोन लेके फेल करे तो उसके लिए सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये टोटल ग्रुप जो है ये बैंक से इन्हें लोन मिलता है, सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन्हें ये भी एलिजिबल है किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेने के लिए। फिश फार्मर्स, मराइन फिशरमैन, जो पोल्ट्री ओनर्स होते हैं, डेयरी फार्मर्स होते हैं, विमेन ग्रुप्स होते हैं, ये सभी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस और कम्युनिटी बेसिस पे भी ले सकते हैं। आते हैं फीचर्स पे। किसान क्रेडिट कार्ड में एटीएम की फैसिलिटी होती है, रुपे कार्ड इनेबल्ड एटीएम कार्ड, और इसमें बहुत ही हेसल फ्री है, वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, और इसमें विड्रॉल पे लिमिट भी नहीं रहती है। एनी नंबर ऑफ विड्रॉल्स हो सकती है इस कार्ड से। यहाँ पे हमने कहा कि जो कार्ड होती है किसान क्रेडिट कार्ड, ये एटीएम इनेबल्ड रुपे कार्ड होती है। रुपे कार्ड यानी एक ऐसी कार्ड जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है इंडिया की सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसी तरीके की कार्ड होती है जो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी ही एक कार्ड होती है। रुपे जो है ये इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम ही है, जिसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और इंडिया में ही मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स रहे, सिर्फ कैश की पेमेंट ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट भी बढ़े, इसलिए रुपे कार्ड को लाया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी एक रुपे कार्ड है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ये सभी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसे इशू कर सकते हैं। तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये एटीएम कम क्रेडिट कार्ड होती हैं। एटीएम है इसीलिए कैश कहीं से भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड है इसीलिए लोन को अवेल कर सकते हैं। लोन लेने के बाद 12 महीने की रीपेमेंट पीरियड होती है, जहाँ पे किसान को एडिक्वेट टाइम मिल जाता है अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए। लिमिट की अगर बात करें कि कितना लोन लिया जा सकता है, तो ये लिमिट जो है इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड, कि क्या क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा रहे हैं, क्या स्केल ऑफ फाइनेंस है, कितना पैसा लग रहा है, क्या मेंटेनेंस के लिए कितना एक्सपेंस है किसान का, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके जो लिमिट है उसे फिक्स किया जाता है। मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल लिमिट है 10,000 से 50,000 रुपये तक की। ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि किसान क्रेडिट कार्ड से कितना ज़्यादा लोन लिया जा सकता है, ये लिमिट जो है इसे हर साल रिव्यू किया जाता है और इस अमाउंट को इंक्रीज भी किया जाता है। अगर फार्मर की रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो लोन लेके टाइमली इसे रीपे कर देते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। उनका जो क्रेडिट लिमिट है वो हायर होता है ताकि उन्हें और भी मदद हो सके।
किसी कारणवश अगर क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी और समथिंग, इन दैट केस रीपेमेंट की जो शेड्यूल है उसे रीशेड्यूल किया जा सकता है। मतलब पहले इतने महीने में पैसे रीपेमेंट करने थे, लेकिन क्रॉप डैमेज हो गया तो अभी टाइम जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा एक और एनेबलिंग प्रोविजन है। हार्वेस्ट हो जाने के बाद क्रॉप्स के रीपेमेंट जो है करना शुरू किया जा सकता है टू क्लियर ऑफ द डेट। इसमें इंटरेस्ट रेट भी लागू है। जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेते हैं तब जो इंटरेस्ट रेट लागू होता है, सिमिलर इंटरेस्ट रेट्स किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने पे भी लागू होता है। किसान क्रेडिट कार्ड की एक और फीचर है, दैट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कार्ड होल्डर की किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, लॉस ऑफ लिम्स होता है, लॉस ऑफ आइज होता है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन एक्सीडेंट, इन दैट केस 50,000 रुपीज़ की एक कवरेज दी जाती है। और इसके लिए जो कार्ड होल्डर है उन्हें ₹15 की एक प्रीमियम भरनी पड़ती है फॉर ए सिंगल ईयर पॉलिसी, और अगर 3 ईयर पॉलिसी है तो इन दैट केस ₹45 ये प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड्स की क्या वैलिडिटी पीरियड है, इसे डिटरमाइन करती है बैंक्स आफ्टर रिव्यूइंग इट पीरियोडिकली। रिव्यू जो है उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की कंटिन्यूएशन हो सकती है, लिमिट की एनहांसमेंट हो सकती है कि इतना लोन ले सकते थे एक फार्मर, उससे ज़्यादा ले सकते हैं या उससे कम, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर रीपेमेंट हो ही नहीं रहा है तो इन दैट केस लिमिट की कैंसिलेशन हो सकती है, विड्रॉल हो सकती है ऑफ द फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन क्रॉपिंग एरिया, पैटर्न, परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोअर एटसेट्रा। अगली टॉपिक है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने 2 साइट्स को रेकमेंड किया है कि इन्हें मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये 2 साइट्स हैं संकल्प भूमि बैनियन ट्री कैंपस, ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने 1917 में ये रिजॉल्व लिया था कि वो अनटचेबिलिटी को इंडिया से इरेडिकेट करके रहेंगे। दूसरा साइट जो है ये महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे BR अम्बेडकर जी ने प्राइमरी एजुकेशन रिसीव किया था इन प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। तो इन दोनों साइट्स को ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ऐसा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का रिकमेंडेशन है। तो ये जो प्रपोजल है इसे प्लेस किया गया है बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की बात अगर हम करें तो ये एक अथॉरिटी है जो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, AMASR अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010। इसी एक्ट की प्रोविजंस के ऊपर बेस करके नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। देश की जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना, इन्हें प्रिजर्व करना इस अथॉरिटी का मैंडेट है। इंडिया की जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके इर्द गिर्द जो एरियाज हैं, यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं, ये एरियाज रेगुलेटेड होती हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है वो इन एरियाज को मैनेज करती है। अगर इन प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एरियाज में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो परमिशन जो है उसको देने के से पहले इवैल्यूएशन जो होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जा सकता है कि नहीं, ये भी डिसाइड करता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेरेचो। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की कई सारी एरियाज में एक स्टॉर्म सिस्टम ने हिट किया जिसका नाम है डेरेचो। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्टॉर्म सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट रहा और इस स्टॉर्म की वजह से स्काईज जो है वो ग्रीन कलर की हो गई। कुछ इस तरीके से यूएस नेशनल वेदर सर्विस के हिसाब से डेरेचो जो है ये एक वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिव्ड स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म है। लॉन्ग लिव्ड है तो काफ़ी समय तक ये एक्टिव प्रिवेलेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म, एक ही लाइन में ये रहता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद अ बैंड ऑफ रैपिडली मूविंग शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स। रैपिडली मूव करने लगती हैं थंडरस्टॉर्म्स इसमें इन अ बैंड फॉर्म।
बैंड फॉर्म है, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन से समझ में आ रहा है। डेरेचो को स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी थंडर स्टॉर्म है जिसमें विंड्स जो है वो रोटेट नहीं करती है। हम दूसरी थंडर स्टॉर्म्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोर्नेडो, उसमें विंड बहुत स्पीड में रोटेट करती है और साइमल्टेनियसली मूव करने लगती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लेकिन डेरेचो में विंड जो है वो रोटेट बिल्कुल नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन में स्टॉर्म जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। दैट इज वाई स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म। डेरेचो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ट्रैवल करती है, लार्ज एरिया को कवर करती है। कैटेगरीज की बात करें तो 3 कैटेगरीज की डेरेचो होती है, प्रोग्रेसिव, सीरियल एंड हाइब्रिड। प्रोग्रेसिव डेरेचो में थंडरस्टॉर्म्स जो है वो शॉर्ट लाइन में ट्रैवल करता है फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। मतलब एक लाइन में वो ट्रैवल करता है, लेकिन वो जो लाइन में थंडरस्टॉर्म ट्रैवल करता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट, और नैरो पाथ को फॉलो करते हुए वो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक ट्रैवल करता है। सिंस समर में प्रोग्रेसिव डेरेचो ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, इसीलिए एक समर फिनोमिनन कहते हैं। दूसरी है सीरियल डेरेचो। सीरियल डेरेचो में जो थंडरस्टॉर्म है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिवली वाइड होता है। लॉन्ग लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, वो शॉर्ट लाइन नहीं होती, लॉन्ग लाइन होती है थंडरस्टॉर्म्स की। इसमें जो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता रहता है अक्रॉस अ लार्ज एरिया। स्प्रिंग सीजन में होता है, इसीलिए इसे स्प्रिंग फिनोमिनन कहते हैं। फाइनली है हाइब्रिड डेरेचो। हाइब्रिड डेरेचो एक इस तरीके की डेरेचो है जिसमें बोथ प्रोग्रेसिव डेरेचो एंड सीरियल डेरेचो के फीचर्स रहते हैं, तो नाम से जाहिर है हाइब्रिड डेरेचो। डेरेचोज जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में अकर करते हैं मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं दिखते। वर्ल्ड के कई सारी जगहों पे इसे डॉक्यूमेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल 2010 में रशिया ने अपनी पहली डेरेचो को विटनेस किया, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज फॉर एग्जांपल जर्मनी, फिनलैंड, बल्गेरिया, पोलैंड, इन सभी कंट्रीज में डेरेचो को देखा गया है। अगली टॉपिक है यशस्विनी स्कीम। रिसेंटली कर्नाटका ने ये अनाउंस किया है कि यशस्विनी स्कीम को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यशस्विनी स्कीम का ये सेकेंड फेज होगा अगर इसे फिर से लाया जाता है तो। यशस्विनी स्कीम को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2003 में बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ फंडेड हेल्थ केयर स्कीम्स इन द कंट्री। मतलब इसमें क्या होता है कि जो रूरल बेनिफिशियरीज हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू ₹2 लाख एवरी ईयर। हर साल अगर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 250 रुपये की जाती है, तो उसके बाद अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज आती हैं, कोई सर्जरी हो, तो इन दैट केस 2 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अर्बन बेनिफिशरीज के केस में भी 2.5 लाख तक का ट्रीटमेंट हो सकता है, एलिजिबिलिटी है। कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा होती है, 710 रुपये हर साल। ये सारी जो नियम थे ये पहले के थे, ओके। उसके इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, 800 से भी ज़्यादा सर्जरीज को डिफाइन किया गया है कि ये सारी सर्जरीज जो हैं कवर होंगी यशस्विनी स्कीम के अंदर। पर यशस्विनी स्कीम बंद था और फिर से अभी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, 2 अक्टूबर टू बी प्रिसाइज। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो अब ये भी प्लान कर रही है कि एनुअल हेल्थ कवर पहले तो 2 लाख तक का था ना, और अर्बन के केस में 2.5 लाख तक का, इसे बढ़ा के 10 लाख तक किया जाएगा फॉर यशस्विनी बेनिफिशरीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यशस्विनी स्कीम के अंदर प्री एडमिशन डायग्नोस्टिक कॉस्ट्स और ट्रीटमेंट कॉस्ट्स जो हैं ये भी कवर होते हैं। मतलब अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज आती हैं और सर्जरी होना है, लेकिन एडमिशन लेने के पहले कई सारी एक्सपेंसेस होती है, डॉक्टर को दिखाना होता है, टेस्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में कवर नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसा हेल्थ कवर है जिसमें ये प्री एडमिशन कॉस्ट्स भी कवर होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम आयन बैटरीज। रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने
सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज को डेवलप किया है यूजिंग नैनो मटेरियल्स। ये जो बैटरीज हैं ये बहुत रैपिडली चार्ज हो जाती हैं और इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सोडियम आयन बैटरीज जो हैं ये एक तरीके की रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें चार्ज कैरियर्स सोडियम आयंस होते हैं इंस्टेड ऑफ लिथियम। इसमें भी एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटर सब कुछ होता है। और यहाँ पे अब आते हैं कि सोडियम आयन बैटरीज की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज तो अभी यूज हो ही रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, तो फिर क्या एडवांटेजेस है अगर हम सोडियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट हो पाते हैं तो। पहला है लो कॉस्ट। सोडियम आयन जो बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी चीप है, तो अगर ये चीप है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी है उसकी ही कॉस्ट कम है। नेक्स्ट है कि कॉस्ट कम का एक और रीज़न है कि इसका नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, हाई नेचुरल अबंडेंस, तो इसीलिए अबंडेंट है तो कमर्शियल प्रोडक्शन हो पाता है सोडियम आयन बैटरीज का इन लेस कॉस्ट इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन बैटरीज। सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी जो है वो स्लाइटली लो होती है। सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर होती है। हमें पता है किस तरीके से अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ब्लास्ट हो रहे हैं, जो स्कूटी है, टू व्हीलर्स हैं, ये सारे ब्लास्ट हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस में। तो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सोडियम आयन बैटरीज बेटर है, सेफर है और सिमिलर पावर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमने बात की थी कि इसके एनर्जी डेंसिटी लो होती है। हमने इससे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल्स के एक सेशन में हमने इसकी डिस्कशन की थी। एनी हाउ एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टम इन अ स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एनर्जी पर यूनिट मास भी कहा जा सकता है। तो यही होती है एनर्जी डेंसिटी। तो सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज की इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन बैटरीज ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है और इसी की वजह से वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है बैटरीज की इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सोडियम आयन बैटरीज को हाई कॉस्ट एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज को पड़ती है। फॉर एग्जांपल लिथियम खुद ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज में कोबाल्ट, कॉपर, निकल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन एलिमेंट्स का कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा। ये सारी एलिमेंट सोडियम आयन बैटरीज में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है ये। और एक और बेनिफिट है टॉक्सिसिटी। लिथियम आयन बैटरीज में जो मटेरियल्स होती हैं उसमें टॉक्सिक होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्स होती हैं, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज में जो मटेरियल होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है और एक्सप्लोसिव भी नहीं है। सोडियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज एक्सप्लोसिव है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी जैसे कि डिस्कस किया ई व्हीकल्स ब्लास्ट कर रहे हैं, टू व्हीलर्स, इसके पहले सेल फोन्स भी एक्सप्लोड कर चुके हैं कई बार। ये एक और बेनिफिट है। फैब्रिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, जो बैटरी को जिस तरीके से असेंबल करके फैब्रिकेट किया जाता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज जो भी प्रेजेंटली यूज़ होती है, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज में ये काफ़ी ईजी है। कॉस्टिंग तो है ही, lithium ion batteries are more expensive, sodium ion batteries are cheaper. साइकिल लाइफ, कितनी टाइम तक ये इसकी लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज की लॉन्ग होती है, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज की लाइफ और भी लॉन्गर होती है। सोडियम आयन बैटरीज नॉन फ्लेमेबल होती है, उसमें आग नहीं लगती, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज फ्लेमेबल होती है। तो ये सारी ही बेनिफिट्स हैं सोडियम आयन बैटरीज की ओवर लिथियम आयन बैटरीज, एंड दैट इज व्हाई सोडियम आयन बैटरीज ऑफर अ जेन्युइन ऑल्टरनेटिव टू लिथियम सोल्यूशन। और इवेंचुअली सोडियम आयन बैटरीज जो है ये लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बन्नी ग्रासलैंड्स। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन्नी ग्रासलैंड्स को रिस्टोर करने की कोशिश में है। लास्ट
फ्यू ईयर्स में 10,000 हेक्टेयर्स ऑलरेडी रिस्टोर हो चुके हैं और प्लान है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 76,000 हेक्टेयर्स जो है इसे फिर रिस्टोर करना होगा, क्योंकि बन्नी ग्रासलैंड जो है ये हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बन्नी ग्रासलैंड्स रिजर्व या बन्नी ग्रासलैंड्स जो है ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बेल्ट है जो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में स्थित है उसके सदर्न पार्ट में आता है, सदर्न एज ऑफ द डेजर्ट ऑफ द सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। बन्नी ग्रासलैंड्स गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे 3 क्लाइमेटिक रीजन्स है इसी ग्रासलैंड के अंदर और ये गुजरात की 4.33 ज्योग्राफिकल एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है। 1955 में बन्नी ग्रासलैंड को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। बन्नी ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रास की ही 40 स्पीशीज है और फ्लावरिंग प्लांट्स की 99 स्पीशीज हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है एज डिस्कस्ड बिफोर। इसीलिए वुल्फ, जैकल, फॉक्स, डेजर्ट कैट, कैरकल, हाइना, चिंकारा, नीलगाई, इंडियन हेयर, मॉनिटर लिजर्ड ये यहाँ पे मौजूद है। और चीता भी यहाँ पे मिलता था पहले, लेकिन अभी तो चीता एक्सटिंक्ट है इंडिया में। बन्नी में 273 बर्ड स्पीशीज हैं और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बन्नी ग्रासलैंड को रिस्टोर करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? 1989 में बन्नी ग्रासलैंड में ग्रास ही डोमिनेट करते थे। 54.57% जो थी एरिया की वहाँ पे ग्रास था और बाकी जहाँ पे सॉल्टी एरियाज़ हैं, सलाइन एरियाज़ जहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे 27.30% एरिया में प्रोसिपिस जूलीफोरा था। प्रोसिपिस जूलीफोरा एक तरीके का एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़ है। एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़ मतलब कोई ऐसा स्पीशीज़, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जो कहीं और से एक दूसरे जगह पे लाया गया हो या फिर आया है और वहाँ पे जाके वो उस जगह को ऑलमोस्ट हाईजैक कर लेता है बाय रिप्रोड्यूसिंग बहुत ज़्यादा विगरसली। एज ए रिज़ल्ट वहाँ के जो नेटिव प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे उस जगह से लुप्त होने लगते हैं और पूरा एरिया जो है वो डोमिनेट करने लगता है। ऐसा ये वाला जो स्पीशीज़ है ये, तो इसी को कहते हैं एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़। तो 1989 में 54.5% तो ग्रासलैंड था, 27.30% प्रोसिपिस जूलीफोरा एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़ था। लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम ऐसा असेस करके देखा गया, जिसमें लैंड कवर असेसमेंट किया गया ग्रासलैंड का, तो ये रिवील हुआ कि जो प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा जो एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़ का एरिया है वो अब डोमिनेंट होने लगा, उसका एरिया बढ़ने लगा है और एंड इट हैज़ इंक्रोच्ड मोर देन 30%। लेकिन ग्रासलैंड का जो एरिया है वो ग्रेजुअली रिड्यूस किया है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो इसी को रोकने के लिए रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें एलियन स्पीशीज़ को रिमूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा जो एलियन स्पीशीज़ है ये अचानक से नहीं आया इस रीजन में। 1960s में सलाइन एरिया जो है कच्छ रीजन में ये बढ़ रहा था। इसे रोकने के लिए, वेजिटेशन कवर को बढ़ाने के लिए एक प्लांट को यहाँ पे लाया गया, दैट इज़ प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, और फिर उसके बाद अभी ये प्लांट ही हेडेक बन चुका है। तो रेस्टोरेशन इसीलिए चलाई जा रही है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इस ग्रासलैंड में कुछ और भी नेटिव ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अकासिया निलोटिका, साल्वाडोरा पर्सिका, कैपरिस देसिडुआ। ये जो है प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। बन्नी जो ग्रासलैंड है, ये जो रीजन है, ये समंदर से ही इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। इसे सॉइल मिला है फ्रॉम द रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो हुए हैं फ्रॉम भुज मेनलैंड एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। रिवर्स और विंड की वजह से जो सॉइल डिपॉजिट हुए हैं बन्नी रीजन में, इसी ने बन्नी ग्रासलैंड को इतना ज़्यादा रिच बनाया है और इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का,
यही रीज़न है। ग्रास स्पीशीज़ की एज डिस्कस बिफोर 40+ स्पीशीज़ है, लेकिन ये ग्रास जो है ये सलाइन है, सलाइन स्पीशीज़ है। क्लाइमेट बन्नी रीजन में एरिड है, टेम्परेचर्स हाई होते हैं, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, 48 to 50 डिग्री मई जून में, और विंटर टेम्परेचर्स 5 से 8 डिग्री तक नीचे आ जाते हैं। बन्नी रीजन में बहुत सारे नेचुरल वेटलैंड्स हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है छरी धांध। ये एक सॉसर के शेप जैसा वेटलैंड है जिसे रिसेंटली कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। क्या होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, इसे हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाइरोबी फ्लाइज। रिसेंटली सिक्किम में कई स्टूडेंट्स को स्किन इन्फेक्शन हुआ है आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ नाइरोबी फ्लाइज। नाइरोबी फ्लाइज एक इंसेक्ट की स्पीशीज है जो ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है और ये सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है अचानक। नाइरोबी फ्लाइज को केनियन फ्लाइज भी कहा जाता है, ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। ये काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन बीटल की तरह दिखने में होते हैं, बीटल लाइक इंसेक्ट्स, एंड दे हैव 2 स्पीशीज, पेडिरस एक्जिमियस एंड पेडिरस सिबियस। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंसेक्ट्स ऑरेंज और ब्लैक कलर के होते हैं और उन जगहों पे फ्लरिश करते हैं जहाँ पे रेनफॉल हाई है। इसके अलावा इन इंसेक्ट्स के अंदर एक कोरेसिव सब्सटेंस होती है जिसे कहते हैं पेडेरिन। पेडेरिन जो है, जब इंसेक्ट कांटेक्ट में आता है स्किन के, उस टाइम पे ये पेडेरिन जो सब्सटेंस है यही केमिकल बर्न्स कॉज करता है और इसी बर्न्स के लिए इन बग्स को ड्रैगन बग भी कहा जाता है। इस इंसेक्ट का एक बेनिफिट है, वो ये है कि क्रॉप्स को अटैक करने वाली पेस्ट्स को ये इंसेक्ट अटैक करती है, तो इन दिस वे इट इज़ बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। बट ह्यूमंस के जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तब ये हार्मफुल हो जाती है, बिकॉज तब ये स्किन में केमिकल बर्न्स होने लगते हैं। 1998 में नाइरोबी फ्लाइज का आउटब्रेक हुआ था इन केनिया एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। अफ्रीका के बाहर भी नाइरोबी फ्लाइज का आउटब्रेक हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हुआ है, जापान में हुआ है, इजराइल, पैराग्वे में भी हुआ है। अगली टॉपिक है फॉनल डेटाबेस। रिसेंटली फॉनल डेटाबेस 2021 रिलीज हुआ है और इससे ये पता चला है कि इंडिया ने 540 स्पीशीज ऐड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है इंडिया की वो है 1,03,258। इन 540 फॉनल स्पीशीज में से 406 स्पीशीज जो है ये न्यू डिस्कवरीज हैं और 134 जो स्पीशीज हैं ये न्यू डिस्कवरीज नहीं है, ये दुनिया के डिफरेंट एरियाज में है लेकिन इंडिया में पहली बार रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस तरीके से टोटल न्यू स्पीशीज 540 आ रहे हैं और 13 न्यू जेनरा 2021 में ही डिस्कवर किए गए हैं। इसमें से एक स्पीशीज मैमल का न्यू स्पीशीज है और 35 न्यू रेप्टाइल स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं और 19 जो है वो फिश के स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं। मैमल स्पीशीज जो नया मैमल स्पीशीज डिस्कवर किया गया है इंडिया से वो है क्रॉसिड्यूरा नार्कोनडमिका। ये एक श्रियू है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नारकोंडम आइलैंड से इसे पाया गया है। पहली बार ये न्यू स्पीशीज है, मैमल स्पीशीज। रेप्टाइल्स की बात करें तो नोटेबल है बोइगा विटेकरी। बोइगा विटेकरी जो है ये तमिलनाडु में पाया गया है, इसे वेस्टर्न घाट्स से। इसे विटेकर्स कैट स्नेक भी कहते हैं। ये एक तरीके का रेप्टाइल है। ये है बोइगा विटेकरी। ये है क्रॉसिड्यूरा नार्कोंडमिका। एक इंसेक्ट ग्रुप है जिसका नाम है हाइमेनोप्टेरा। इसी ग्रुप से सबसे ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज की गई हैं जिसमें आते हैं सॉफ्लाइज, वेस्प्स, बीज, एंड्स एट्सेट्रा। इस ग्रुप से 80 स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इंडिया वर्ल्ड की फॉनल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें 6.1% कंट्रीब्यूट करती है।
जो टोटल डिस्कवरीज की बात हो रही थी, अगर उसकी बात करें तो वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन दो जगहों पे सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई है। 28% कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं जगह से है न्यू डिस्कवरीज की। स्टेट वाइज डिस्कवरीज की बात करें तो मोस्ट नंबर ऑफ डिस्कवरीज जो है वो हुई है फ्रॉम केरला विथ 51 टैक्सा, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेजिटेशन पैटर्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। स्पीशीज जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम हाई एलिवेशन इकोसिस्टम टू हायर एलिवेशन, मतलब जिस हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे वो रहते थे उससे भी वो ऊपर और भी जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि हीट इतना है ज़्यादा तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हायर ऑल्टीट्यूड में वहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े कम रहते हैं, तो इसी तरीके से शिफ्टिंग हो रही है स्पीशीज़ की। अगली टॉपिक है एंट चटनी। रिसेंटली मयूरभंज टारगेट कर रहा है कि मयूरभंज की एक सुपर फूड है जिसे एंट चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिले। मयूरभंज जो उड़ीसा में है, मयूरभंज के जो ट्राइबल पीपल हैं वो इस एंट चटनी को खाते हैं, और ये एंट चटनी जो है ये इट इज़ अ रेमेडी फॉर मैनी इलनेसेस। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डिजीजेस नहीं होने देता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12 एंड आयरन। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर और सारे 18 अमाइनो एसिड्स इस एंट में रहते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो एंट्स है इसकी साइंटिफिक नेम है ओइकोफाइला स्मारकदिना, कॉमन नेम है वीवर एंट्स। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में अबंडेंटली पाए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये वाले रेड वीवर एंट्स जो हैं ये अगर काटते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है, रेडिश बम्प हो जाता है स्किन में, लेकिन इसके बावजूद ट्राइब्स इन्हें खाते हैं। बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स। एंट को पीस के जो चटनी बनाई जाती है इस डिश को काई चटनी कहते हैं। ट्राइबल पीपल जो है इस एंट चटनी को खाते हैं टू गेट रिड ऑफ फ्लू, ताकि कॉमन कोल्ड ना हो, हुपिंग कफ ना हो, आईसाइट जो है वो एनहांस हो जाए, जॉइंट पेन जो है वो ट्रीट कर सके, स्टमक डिजीजेस ना हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो अच्छे से, नर्वस सिस्टम जो है वो भी अच्छा हो। इन सब चीज़ों के लिए काई चटनी को खाया जाता है। काई जो है ये फैमिली, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी मेंबर्स, वर्कर्स, मेजर वर्कर्स और क्वींस इन एंड्स में रहते हैं। वर्कर्स एंड मेजर वर्कर्स वो ऑरेंज कलर्ड होते हैं, वो स्मॉल इंसेक्ट्स, बीटल्स, फ्लाइज को खाते हैं। और फूड कैटेगरी में साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि काई चटनी को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाए। जीआई टैग्स हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फूड स्टफ, इन सब प्रोडक्ट्स को मिलता है। जीआई प्रोडक्ट्स जो है ये ओरिजिनेट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं इन स्पेसिफिक टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी। जिस रीजन में ये ओरिजिनेट करते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस रीजन की एक्सक्लूसिविटी की वजह से इन्हें जीआई टैग्स दी जाती है। इंडिया में 390+ जीआई टैग्स हैं अभी, और फॉर एग्जाम्पल पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। इंडिया WTO का मेंबर है, हमें पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और इसीलिए इंडिया ने इनेक्ट किया है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो 2003 में फोर्स में आया। 2004 में ही दार्जिलिंग टी को फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया टू गेट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो हैं ये 10 ईयर्स तक वैलिड रहती है, उसके बाद उसे फिर से रिन्यू करना होता है। जब एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सब उसके बारे में जानने लगते हैं, उस रीजन के बारे में जानने लगते हैं, उस प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी, उसकी यूनिकनेस और उस रीजन जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ है उसकी भी एक्सक्लूसिविटी के बारे में जानने लगते हैं। एज ए रिजल्ट उस रीजन में से ही उस प्रोडक्ट का बिजनेस जो है वो पूरी वर्ल्ड में फ्लरिश करने लगता है, उसका पोटेंशियल रहता है, इकोनॉमी में बूस्ट आता है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं जीआई टैग्स के। इस मैप में इंडिया के जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं विद जीआई टैग्स उसकी लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज।
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स. नंबर 1, RRBs, that is Regional Rural Banks, are managed by a 10-member board of directors. Number 2, Kisan Credit Card Scheme was prepared by the NABARD on the recommendations of the Swaminathan Committee to provide advances for agricultural needs. Number 3, National Monuments Authority works under the Ministry of Culture. The authority was established as per the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains, that is AMASR, Amendment and Validation Act 2010. Number 4, Derecho is a straight line storm in which thunderstorm winds have no rotation, unlike a tornado. Number 5, Yashaswini scheme was launched in 2003 by the Uttar Pradesh government. It was one of the largest self-funded healthcare schemes in the country. Number 6, Banni grassland of Madhya Pradesh was declared a protected forest in 1955 under the Indian Forest Act 1927. Number 7, sodium-ion batteries require many high-cost elements unlike lithium-ion batteries. Chief among these are cobalt, copper and nickel. Number 8, India contributes to 10% of faunal diversity in the world. Number 9, in 2004, Kashmir Pashmina was the first Indian product to get the geographical indication tag. Number 10, Boiga vitakari is a newly discovered mammal from the Western Ghats in Tamil Nadu. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.